हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में बात किया था। आज हम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में डिटेल में समझेंगे। सोर्सेस का सिंपल मीनिंग होता है कि लॉ कहाँ से आता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लॉ का मेन सोर्स है, वैसे ही मुस्लिम लॉ का भी अलग अलग सोर्सेस है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि मुस्लिम लॉ कोई जज या पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ये लॉ रिलीजियन से निकला है, बिलीफ से निकला है और हिस्ट्री के साथ साथ डेवलप हुआ है। इसलिए जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, हमें सिर्फ रूल नहीं, उसका ओरिजिन, अथॉरिटी और रीजनिंग भी समझना जरूरी होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्सेस कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्सेस कौन से हैं, शिया और सुन्नी के सोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है और इंडिया में मुस्लिम लॉ कैसे अप्लाई होता है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लॉ को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस वो होता है जो डायरेक्टली अल्लाह और प्रोफेट से कनेक्टेड होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेस वो होते हैं जो लॉ को समझने और अप्लाई करने में मदद करते हैं, स्पेशली जब प्राइमरी सोर्सेस साइलेंट होते हैं। इस डिस्टिंक्शन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विच सोर्स इज सुपीरियर। चलिए अब हम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेस है द कुरान। कुरान मुस्लिम लॉ का फाउंडेशन है। कुरान अल्लाह का वर्ड है जो प्रोफेट मोहम्मद को रिवील हुआ था। कुरान सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट गाइड फॉर ह्यूमन लाइफ है। इसमें मोरल रूल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स और लीगल प्रोविजन भी दिए गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 500 वर्सेस डायरेक्टली लीगल मैटर्स से रिलेटेड करते हैं, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, मेंटेनेंस, डावर, गार्जियनशिप, ये सब कुरान में मेंशन है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुरान के रूल्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखते हैं। कोई कस्टम, जुडिशियल डिसीजन और लेजिस्लेशन कुरान के अगेंस्ट वैलिड नहीं हो सकता। अगर कुरान में डायरेक्टली क्लियर रूल दिए गए हैं तो वही फाइनल होता है। कुरान का और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये सिर्फ लॉ नहीं देता, बल्कि जस्टिस और इक्वलिटी का कंसेप्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन को इनहेरिटेंस का राइट देना, ये कुरान का रिवोल्यूशनरी स्टेप था उस टाइम के सोसाइटी में। इसीलिए जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि कुरान का कोई रिजिड कोड नहीं होता, बल्कि ये एक लीगल बैलेंस सिस्टम है। अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स, जो है हदीस एंड सुन्ना। हदीस का मतलब होता है प्रोफेट मोहम्मद की सेइंग और सुन्ना का मतलब होता है प्रोफेट का कंडक्ट, बिहेवियर और प्रैक्टिसेस। बहुत बार कुरान में रूल शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, उसको एक्सप्लेन करने का काम सुन्ना करती है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान में मैरिज का कंसेप्ट दिया गया है, लेकिन प्रोसीड्यूर का डिटेल सुन्ना से मिलता है। हदीस और सुन्ना कुरान के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये कुरान को क्लैरिफाई करता है, सप्लीमेंट करता है, बट ओवरराइड नहीं कर सकता। प्रोफेट मोहम्मद सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं थे, बल्कि एक लॉ गिवर एंड लॉ इंटरप्रेटर भी थे। उनका बिहेवियर खुद एक लीगल एग्जाम्पल था। इसीलिए मुस्लिम लॉ में प्रोफेट के एक्शन को लॉ माना जाता था। मतलब अगर प्रोफेट ने किसी एक्ट को अप्रूव किया तो वो लॉफुल माना जाता है। अब हम आते हैं तीसरे सोर्स पर, जिसका नाम है इज्मा। इज्मा का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ ए मुस्लिम जूरिस्ट ऑन ए लीगल इशू। जब कुरान और सुन्ना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में साइलेंट होता है, तब स्कॉलर बैठकर डिस्कशन करते हैं और एक कॉमन ओपिनियन पर पहुंचते हैं। इसे एग्रीमेंट को इज्मा कहते हैं। इज्मा का पर्पस है सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी लेना। वंस इज्मा इज एस्टैब्लिश, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इज्मा मुस्लिम लॉ को फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि लॉ सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता रहे। फोर्थ प्राइमरी सोर्स है कियास। कियास का मतलब होता है एनालॉजिकल रीजनिंग। जब कुरान, सुन्ना और इज्मा किसी न्यू सिचुएशन पर साइलेंट होते हैं, तब रीजनिंग यूज की जाती है। एक एग्जिस्टिंग रूल को सिमिलर सिचुएशन पर अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान ने वाइन को प्रोहिबिट किया है बिकॉज इट इंटॉक्सिकेट्स। इसी रीजनिंग से ड्रग और नेगेटिव को भी प्रोहिबिट किया गया। कियास लॉजिक पर बेस्ड होता है, लेकिन पर्सनल ओपिनियन पर नहीं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ की। ये सोर्सेज डायरेक्टली डिवाइड नहीं होते, लेकिन लॉ की एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में। सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टम एंड यूसेज की। कस्टम और यूसेज मुस्लिम लॉ का एक सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन हर कस्टम वैलिड नहीं होता। सिर्फ वही कस्टम वैलिड होगा जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट ना हो। अगर कस्टम अनजस्ट या रिलीजन के अगेंस्ट है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। कस्टम मोस्टली मैरिज, इनहेरिटेंस के मैटर्स पे अप्लाई होता है। अब बात करते हैं जुडिशियल डिसीजन की।
तो इंडिया में जुडिशियल डिसीजन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था, ब्रिटिश पीरियड में कोर्ट ने मुस्लिम लॉ को इंटरप्रेट किया, जिससे एंग्लो मोहम्मद लॉ डेवलप हुआ। सो आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मुस्लिम लॉ के एप्लीकेशन को गाइड करता है। जैसे शाहबानो केस, शायराबानो केस, ये सब मुस्लिम लॉ के मॉडर्न इंटरप्रिटेशन का एग्जाम्पल है। अब हम सबसे लास्ट सेकेंडरी सोर्स जो है लेजिस्लेशन, इसको समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मुस्लिम लॉ मोस्टली अनकोडिफाइड है, लेकिन कुछ लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1987। लेजिस्लेशन का रोल लिमिटेड है लेकिन इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, अब तक हमने जो मुस्लिम लॉ के सोर्सेज पढ़े वो मेनली सुन्नी मुस्लिम लॉ के सोर्सेज थे। इंडिया में जो मुस्लिम लॉ मोस्टली अप्लाई होता है वो है सुन्नी लॉ, जो हनाफी स्कूल पर बेस्ड है, इसलिए हमने पहले उसको डिटेल में समझा। लेकिन मुस्लिम लॉ सिर्फ सुन्नी तक लिमिटेड नहीं होता, इस्लाम के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट स्कूल है जो है शिया लॉ। अब हम यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि शिया लॉ में सोर्सेज का क्या अप्रोच है। तो शिया लॉ में सोर्सेज थोड़ा डिफरेंट होता है। शिया जूरिस्ट कियास को एक्सेप्ट नहीं करते, वो रीजन को इम्पोर्टेंट देते हैं। शिया लॉ में इमाम की ओपिनियन को स्पेशल अथॉरिटी दी जाती है, और जब कोई क्लियर रूल नहीं होता तब कोर्ट इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस अप्लाई करते हैं। इसका पर्पस होता है फेयरनेस इंश्योर करना। इंडिया में मुस्लिम लॉ पर्सनल मैटर्स पर अप्लाई होता है, जैसे मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, वक्फ ऑफ। ये लॉ रिलीजन के बेसिस पर अप्लाई होता है, ना कि टेरिटरी के बेसिस पर। अब हम आते हैं कन्वर्शन पर। कन्वर्शन का मतलब होता है रिलीजन चेंज करना। कन्वर्शन मुस्लिम लॉ के एप्लीकेशन को अफेक्ट करता है, लेकिन मिसयूज अलाउड नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कन्वर्शन सिर्फ लीगल बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। गाइस, ये था हमारा सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।